हेलो, 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 नमस्कार जी, नमस्कार। ठीक है, कोशिश की आप लोगों ने ये समझने की जो हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। मेन फोकस था हमारा एरिथ्रोपोइसिस पर। मैं और टाइम लेना चाहूँगा आज आपका क्योंकि ये जो टॉपिक था हमारा मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट था। रिमाइंड किया आप लोगों ने, कोशिश की, वीडियोस देखे, रिवीजन किया, बुक्स देखे, जो फैक्टर जो नाम आप बार बार आए वो उनको पढ़ा। विनम्र जी, कोशिश की एरिथ्रोपोइसिस तक समझने की। जी, कहीं कोई रुकावट लगी आपको, कहीं अटके आप? ओके, मैं कोशिश करूंगा अभी आपके 10 मिनट और लेके एक बार और रिमाइंड करा दूं मैं आपको। ठीक है, देखिए हम फिर से बैकअप में जा रहे हैं। कुछ स्लाइड्स हैं जिनको मैं आपको रिमाइंड करा दूं, मे बी आप रिफ्रेश हो जाएंगे। ये टॉपिक भूलना नहीं है आपको। ब्लड के अंदर ये टॉपिक मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, तो लाइफ में भी काम आएगा, प्रैक्टिस में भी काम आएगा, वैसे भी काम। ठीक है, देखो ये चीज़ हम पढ़ चुके थे। डेफिनेशन, थ्योरीज, साइट और स्टेजेस। क्लियर? डेफिनेशन ऑलरेडी हमने हीमोपोइसिस की पढ़ी थी, फिर एरिथ्रोपोइसिस। ब्लड सेल का बनना क्या कहलाता है, और ब्लड सेल्स में भी स्पेशली आरबीसी का बनना क्या कहलाता है, ये भी हमारा कल क्लियर हो चुका था। क्लियर? और उसके बाद जो हमने बेसिक पढ़ा था वो था हमारी कौन कौन सी स्टेज है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए ज़रूरी था वो था स्टेजेस को पढ़ना। समझ रहे हैं आप? स्टेजेस में कौन से स्टेज में क्या चेंज आएंगे, कितना साइज बढ़ेगा, कब उसके न्यूक्लियस जाएंगे, कब उसमें एचपी आएगा, ये बस याद रखना था। बाकी आपको और कुछ याद रखना ही नहीं था। ठीक, अगर आपने 2-4 बार भी रिवीजन कर लिया होगा तो वो चीज़ें ईजिली आपको याद हो गई होंगी। तो आपने रिवीजन नहीं किया होगा, सब बाल ही नहीं उठता कि वो आपको याद हो जाए। इतना टफ नहीं है जितना हम लोग बना लेते हैं। हाँ? जी, तो रिवीजन मांगती है कोई भी चीज़। ठीक, आगे बढ़े। तो मैं आज कुछ स्लाइड्स और उसी से रिलेटेड है मेरी। फिर हम फैक्टर देखेंगे और जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा एरिथ्रोपोइटिन पर रहेगा। हाँ? चलिए, जहाँ से मैं आज देखना है इस चीज़ पे, मैं ये जो स्लाइड देता हूँ वो एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ समझने के लिए। एग्ज़ाम के लिए पीडीएफ अलग डाल दी जाएगी आपके उस ऐप में। मैं सटीक चीज़ें लिखी हैं बस उतनी ही। अभी हम डिटेल पढ़ रहे हैं। डिटेल पढ़ लेंगे तो शॉर्ट तो आप कर ही देंगे, और शॉर्ट पढ़ेंगे तो डिटेल नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसलिए मेरा विनम्र विनती है कि अभी आप लोग डिटेल पढ़िएगा। इसी टॉपिक को हम एक बार फिर से मेमोराइज कर रहे हैं। एरिथ्रोपोइसिस सिंपल सी प्रोसेस है, आरबीसी प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन, इतना भर इसमें हो रहा था। फिर से मैं देख रहा हूँ प्लूरिपोटेंट हिमोपोएटिक सेल, जिसको हमने मदर सेल्स बोला था, ये क्लियर थी आपकी। कहाँ होती है, कब कब बोन मैरो में होती है, कब लिवर और स्प्लीन में होती है, कब यक्षक में होती है, हमारी एथ्रोपोइसिस किस किस स्टेज में कहाँ कहाँ से होती है, हम क्लियर कर चुके थे। यॉक्सैक कब होती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लिवर और स्प्लीन में रोल प्ले कब होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पर हमारी बोन मैरो में कहाँ कब कब ये काम करने लग जाती तब आपको बताओ। अभी उतनी कहानी हम फिर से नहीं पढ़ रहे, हम मेन मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है हमारा हिमोपोएटिक स्टेम सेल। यहाँ से क्या डेवलप होगा, यहाँ से होगा प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। ये सब डेवलपमेंट है। ठीक, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, इनके नाम जरूर पढ़ते जाना। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में प्रो नॉर्मोब्लास्ट क्यों बोल रहे हैं? ब्लास्ट, ब्लास्ट का भी एक मीनिंग है। प्रो क्यों बोला उसका भी एक मीनिंग है। एरिथ्रोब्लास्ट क्यों बोला उसका भी एक मीनिंग है। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आप इन चीज़ की मीनिंग समझ पाएंगे। मेरा पर्पज़ यहाँ पे आपको उस हद तक पहुँचाना है जहाँ आप मजबूर हो जाएं, भाई मुझे ये जानना है। ठीक, तो एक स्टेज थी हमारी प्रो यूथ्रोब्लास्ट, उसके बाद स्टेज मिली थी हमें नॉर्मोब्लास्ट यानी एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक, शेप में चेंज हुआ,
साइज चेंज हो रहा है, इसके अंदर जो मौजूद है कंटेंट उसमें चेंजेस आ रहे हैं। लॉस न्यूक्लियस सम ऑर्गेनेल्स, इसमें फिर चेंजेस हुए, रेटिकुलोसाइट बनी। इसमें फिर चेंजेस हुए, अब ये ब्लड के अंदर आ चुकी है, तो ये रिमेनिंग ऑर्गेनेल्स को लॉस कर चुकी है, अब ये एरिथ्रोसाइट बन चुकी है। समझ रहे हैं आप? यहाँ नहीं समझे तो मैं एक और स्लाइड आपको देता हूँ। सेम चीज़ है, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ और यहाँ खत्म हो जाएगा। इससे भी नहीं समझे तो एक और मैं स्लाइड देता हूँ आपको, जहाँ से आप डिटेल समझ सकते हैं। एक ही चीज़ है, मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपके दिमाग से आरबीसी सेट नहीं हो जाते। मेरा पूरा टारगेट रहेगा कि आप आंख बंद करके भी आरबीसी को बता सकें। ठीक जी? कुछ पूछना है ब्रह्मर जी, बोलिए। ओके, बस फोकस रखिए टॉपिक पे, हमको अचीव हो जाएगा। वेरियस जो स्टेज थी हमने, स्टेम सेल, मैच्योर्ड एंड ब्लड सेल तक पहुंचने की, वो हमने अलग अलग पढ़ ली थी। मैंने एक बार फिर कोशिश की आपको उन्हीं स्टेज को मेमोराइज कराने की। फॉर एग्जाम्पल प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, जो भी हम बोल रहे थे, इसको आर दी फर्स्ट ब्लास्ट सेल टू अपीयर इन बोन मेरो एंड द आइडेंटिफाइबल सेल ऑफ एरिथ्रोसाइट सीरीज। शुरुआत यहीं से होती है। क्लियर? ये तो क्लियर था हमारा। फैजान, आप कुछ कंफ्यूज तो नहीं है? कंफ्यूज हैं भाई मेरे? डॉक्टर बनने जा रहे हैं हम, फोकसली बैठो, फोकसली काम करो। जिंदगी के महत्वपूर्ण साल आपके गुजर रहे हैं अभी। हाँ, डॉक्टर बनने के लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए। प्लीज फोकस अवर वर्क। ठीक है, एक एक चीज हमारे लिए जरूरी है। पहली कौन हुई? प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। इसकी खूबी क्या आती है, यानी करेक्टर क्या आते हैं, फटाफट फिर से मेमोराइज करते हैं। लार्ज सेल है। जो मिलेगी हमको एरिथ्रोसाइट, उसकी तुलना में ये लार्ज सेल है। 15 से 20 म्यू एम तक ऑन एवरेज इसका साइज है। इरेगुलरली राउंडेड, स्लाइटली ओवल, वेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। ये मैंने आपको कल भी बोला था कि आप बेसोफिलिक क्यों बोल रहे हैं, एसिडोफिलिक क्यों बोल रहे हैं, इसको पढ़ लेना आप लोग। इसके साइटोप्लाज्म को जब स्टेन करते हैं तो वो किससे रिएक्ट कर रहा है, इसके बेस पे हम उसको एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक बोल रहे थे। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लियर कर लिया होगा। बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, एसिडोफिलिक किसको बोलते हैं। नहीं किया तो आज फिर से पढ़िए और इन सारे लफ्ज़ को क्लियर करिए। उसके बाद इसका करेक्टर था लार्ज न्यूक्लियस था, मल्टीपल न्यूक्लियाई थे इसके पास। फोकस हो रहा है ना आपको? लार्ज सेल है, 15 से 20 म्यूएम की साइज है इसकी, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म है, लार्ज न्यूक्लियस है, न मल्टीपल न्यूक्लियाई है, माइटोसिस प्रेजेंट है। ये तीन करेक्टर मेन थे इसके, साइज, साइटोप्लाज्म, कंटेंट, न्यूक्लियस और माइटोसिस। जो एक चीज़ नहीं थी इसके पास वो है महत्वपूर्ण, हीमोग्लोबिन अभी नहीं है इसके पास। अब क्लियर है पहली स्टेज हमारी, हम काफ़ी बार इसका रिवीजन कर चुके हैं। इधर सेट हो जानी चाहिए। खूबियाँ, पहली स्टेज की थी, लार्ज सेल है, बेसोफिलिक है, लार्ज न्यूक्लियस है, मल्टीपल न्यूक्लियाई है इसके पास, और हीमोग्लोबिन नहीं है। इसको बोल रहे हैं प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। इसके बाद की जो स्टेज थी हमारी वो थी प्रो इरिथ्रोब्लास्ट की, जो एक और बारी है इसी का मैंने पिक्चर दे दिया है। न्यूक्लियस, मल्टीपल न्यूक्लियाई, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। ठीक है, नो हीमोग्लोबिन, माइटोसिस प्रेजेंट है, सेम चीज़ है। नेक्स्ट जी, आपने वो सेल्स नहीं पढ़ी? कोई नहीं, मैं सेपरेटली ले लूँगा। स्ट्रक्चर है सेल के अंदर, ठीक, हो सकता है कल ही आपको उसको क्लियर करें। मुझे लगा कि आपका वो टॉपिक हो चुका है, मैं उस तरफ जग गया नहीं। शायद कॉलेज में जहाँ तक मुझे सुनने में आया था ये टॉपिक हो चुके थे स्टार्टिंग वाले, तो मैंने वहाँ से शुरुआत नहीं की आपकी, इसलिए मैंने डायरेक्टली ब्लड को लिया। और अब चूंकि आपकी स्थिति देख के लग रहा है कि वहाँ तक आप नहीं पहुँचे डिटेल में, तो मैं उस पर भी चला जाऊँ। कोई बात नहीं, मगर हमें होना चाहिए। जब तक आप वो कंटेंट क्लियर नहीं पढ़ेंगे, सेल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, टिश्यू के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसके अंदर मौजूद कंटेंट के बारे में डिटेल नहीं पढ़ेंगे, आपको ये टॉपिक समझ ही नहीं आएगा। मैं शायद से कंफ्यूज था कि मुझे ये लगा, चूँकि कॉलेज में मुझे इन्फॉर्मेशन थी कि आपका बेसिक हो चुका है, मैंने स्टार्ट, हाँ कोई बात नहीं, हम ले लेंगे उस टॉपिक को।
पर मेरा ये पर्पज़ होता है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ें, उसकी आत्मा तक उतर जाएँ। अगर मैं चाहता तो 1 हफ्ते के अंदर आपका पूरा ब्लड खत्म कर देता, कर भी देता। एग्ज़ाम के टाइम पे कर भी देंगे हम, इतने दिन में ब्लड पूरा खत्म कर देंगे। बट अभी आपकी वो उम्र नहीं है, अभी आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि आप इतनी जल्दी इतना बड़ा वज़न झेल सकें। मुझे अभी वहाँ तक ले जाना है आपको जहाँ पे आप 3 दिन के अंदर ब्लड को पूरा पढ़ लेंगे। और अभी मुझे सिर्फ़ 3 दिन लग गए आप लोगों को एरिथ्रोपोइसिस पढ़ाने। और मुझे यकीन है कि एक बार अगर आप इतने मैच्योर हो जाएँगे, फिर आप बाकी की चीज़ें यूँ यूँ पढ़ लेंगे। इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ स्टार्टिंग के चैप्टर में, जिससे कि आपका माइंड में वो चीज़ सेट हो जाए। कोई बात नहीं, न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है? मैं सेल को पढ़ा दूँगा तो आपको ये भी चीज़ क्लियर हो जाएँगी। क्योंकि अभी बैठेंगे तो थोड़ा अलग चले जाएँगे हम। अभी तो आप इतना समझिए कि न्यूक्लियस है लार्ज नंबर और मल्टीपल न्यूक्लियाई है। इतना क्लियर है? अब आते हैं दूसरी स्टेज में, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। यहाँ पे साइज़ देखिए, बढ़ गया या घट गया? घट गया, बट माइटोसिस प्रेज़ेंट है। न्यूक्लियस लार्ज ही है, ऑक्यूपाई हो रहा है 3 और 4, यानी धीमे-धीमे नंबर्स घट रहे हैं न्यूक्लियाई के। ठीक, न्यूक्लियाई डिसअपियर हो गए देखो। न्यूक्लियस थोड़ा-सा साइज़ में घटा और इधर न्यूक्लियाई तो डिसअपियर हो गए। ठीक, साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक इन नेचर, स्टेन विद द बेसिक डाई, जिसको बोलते हैं हम बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। इसी के बेस पे इसको हम साइटोप्लाज्म को बेसोफिलिक बोल रहे हैं। इसको भी पढ़ेंगे हम। बेसोफिलिक और एसिडोफिलिक में क्या फ़र्क है? तो मैं आपको ये भी क्लियर करा दूँगा, कोई बात नहीं। तीसरी जो स्टेज हमने देखी थी वो थी हमारी इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, यानी अब बीच की स्टेज है, इसलिए उसको हम बोल रहे थे इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इसको हम पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट भी बोलते हैं। यहाँ साइज और छोटा हुआ है, 10 से 15 एमईएम तक आ गए। साइटोप्लाज्म में चेंजेज हुए हैं, जो अब तक हम बार बार पढ़ते चले आ रहे थे। एक बार फिर दिखा दूं, साइटोप्लाज्म देख लीजिएगा, बेसोफिलिक था। ठीक, अब कौन सा हो जाएगा? ब्लू टू पिंक। अब चला गया पिंक की तरफ। पॉलीक्रोमैटिक ड्यू टू एसिडोफिलिक एचबी, यूसोनोफिलिक आरएनए। अब इसका साइटोप्लाज्म का करैक्टर बदल गया तीसरी स्टेज में। साइज छोटा हो गया, साइटोप्लाज्म का करैक्टर बदल गया और ये आ गए महाराज, जो मेन हीरो है फिल्म के। सर, समझ पा रहे हैं आप क्यों बदला इसका साइटोप्लाज्म? एचबी अपेयर होने लग गए। जिसके लिए पूरी बारात इकट्ठी की जा रही थी, वो दूल्हे राजा अब आ चुके हैं। बिना एचबी के आरबीसी की कोई औकात नहीं है। क्लियर? न्यूक्लियस कैसा हो गया? अब कंडेंसेस घट गया, सिकुड़ गया। माइटोसिस अब धीमी हो गई, स्लगिश हो गई और इवन लॉस हो जाएगी, क्योंकि अब उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार एरिथ्रोसाइट बन गई, बात खत्म। चौथी स्टेज जो होगी हमारी, इसमें क्या है? लेट नॉर्मोब्लास्ट। पकड़िए इसको, लेट नॉर्मोब्लास्ट। साइज और घटा, माइटोसिस खत्म। अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साइटोप्लाज्म में क्या हुआ? डीपली इसिनोफिलिक हो गया। जो चेंज हुआ था उसने और अपना रंग गहरा कर लिया। क्यों? क्योंकि और ज़्यादा अब एचबी मौजूद हो गया। तो यही कर रहा है इसका साइटोप्लाज्म का करैक्टर चेंज। न्यूक्लियस सिकुड़ गया, जो स्टार्टिंग में करेक्ट थे वो अब गायब हो चले। माइटोसिस है ही नहीं, न्यूक्लियस सिकुड़ गया, एचबी आ गया, साइटोप्लाज्म कलर चेंज हो गया, साइज घट गया। ओके, आगे पांचवी जो स्टेज है वो है हमारी रेटिकुलोसाइट्स। जुवेनाइल बच्चा है अभी, बस जवान होने वाली ही है हमारी आरबीसी, एक कदम पीछे है बस। इसमें क्या है? मैच्योर सेल्स विथ फुल कंप्लीमेंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन, स्लाइटली लार्जर है, थोड़ी सी बड़ी है, जो आरबीसी का मेनली साइज है उससे थोड़ी सी बड़ी है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेटिकुलर नेटवर्क। क्यों बड़ी है ये भी यहाँ क्लियर कर दिया हमने। द सेल आर कॉल्ड रेटिकुलोसाइट। एरिथ्रोसाइट मिलने से एक कदम पहले ही कहानी है, इसके लिए हमने इसको बोल दिया जुवेनाइल, बचपना है इसका। और इसके बाद जो अंतिम चीज़ मिलेगी वो है हमारी एरिथ्रोसाइट, जिसके लिए हम इतनी कहानी पढ़ रहे थे। बहुत मार्जिनल अंतर है, देखो साइज 7.3 म्यूएम, इधर साइज 7.2 म्यूएम फाइनल सेल से।
जिसके लिए हम इतनी कहानी ही पढ़े थे। बाई कॉनकेव हो गई, शेप बदल गया, डायमीटर बदल गया, हीमोग्लोबिन आ गया, और अब न्यूक्लियस नहीं है। क्लियर है? मैं नहीं समझता हूँ कि अब हमारी 6 की 6 स्टेज में हमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। कोई कहीं से भी पूछे, फटाफट फटाफट बतानी है। यहाँ तक कंफर्ट है आप? कहीं कोई फँस ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, कोई बुराई नहीं, मैं एक बार और हाँ, वो आपके होमवर्क्स हैं। ये मैं आपको पर डे बोलता हूँ कि यही तो हमारी तरीका होता है। जब मुझे हमारे सर पढ़ाते थे, तो हमने एक तरीका बना रखा था कि हमें 1 दिन पहले ही हमसे पूछ लेते थे, हालाँकि मैं डाल देता हूँ आपको कि भाई हम कल ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कौन-सा? एरिथ्रोपोएसिस। तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं बुक को उठा के एरिथ्रोपोएसिस के अंदर आने वाले हर टर्म की मीनिंग लिख लूँ। मीनिंग मतलब किताब पढूँ और डायरी पे अपने वो नोट्स बना के बैठूँ। जब मैं क्लास में जाऊँ, तो मुझे इन टर्म्स की टर्मिनोलॉजी मालूम होनी चाहिए। ये मेरे अपने तरीके थे पढ़ने का। मैं 2 से 3 घंटे क्लास से पहले अपने आप को देता था उस टॉपिक के लिए। एक बार जब वो टर्म्स हमारे दिमाग में होते थे, थोड़ी-सी भूमिका हमारे दिमाग में होती थी, तो ईज़िली टॉपिक समझ में आता था। आज अगर आपने 2 घंटे पहले दे लिए होते अपने टॉपिक को, हमने माइटोसिस पढ़ ली, 3 दिन हो गए हम शायद ये सब सुनते-सुनते। माइटोसिस पढ़ ली होती, साइटोप्लाज़्म पढ़ लिया होता, न्यूक्लियस पढ़ लिया होता, तो शायद से ये टॉपिक ईज़िली क्लियर हो जाता। कोई बात नहीं, अगर अब तक हैबिट नहीं है तो ये हैबिट डाल लो, क्योंकि हर चीज़ क्लास में करना अरेंज पॉसिबल नहीं है। मगर आप अगर थोड़ा सपोर्ट करेंगे, तो हम बहुत जल्दी बहुत अच्छी चीज़ें पकड़ पाएँगे। तो एक आदत डाल लो, हमें क्लास से पहले ये मालूम तो पड़ ही जाता है कि हम टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं, उस टॉपिक को बुक से पढ़ेंगे। इन इन टॉपिक्स के जो टर्म है वो हम लिख के बैठेंगे, तो हमारे दिमाग में ये टॉपिक ईज़िली एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। ये आदत बना लो अपनी और अगर ये छूट रहा है हमसे, तो उस क्लास के अंदर ही इनको होमवर्क बना लो अपना। यार ये चीज़ वर्ड आया, इस वर्ड का क्या मीनिंग है? तो सेकंड है सर से फिर पूछ लो, तब तक हमसे छूटेगा कोई चीज़। रिपीटेशन, रिपीटेशन, रिपीटेशन एक ही शॉर्टकट है, सक्सेस का और कुछ है ही नहीं। क्लियर? कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो छूट रहा है, हमसे कहीं नहीं जाएगा। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि कॉलेज का ये हुआ, मगर आप आइडिया लग गया कि हम कहाँ खड़े हैं, मैं वहाँ से और नीचे से उठा लाऊँगा। कोई दिक्कत वाली ठीक, अभी मैं कोई स्पीडली नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, मगर मुझे उम्मीद है जब हम खत्म करेंगे तो पूरा तरीके से फिनिश सोच के होएँगे। 6 की 6 स्टेज हमने पढ़ा दी। अब हम जो बेसिक चीज़ पे आने वाले हैं, जो आज की चीज़ हमारी है, वो थे हम जब लास्ट छोड़े थे, वो थे फैक्टर। कौन-कौन से फैक्टर हैं जो कंट्रोल्ड कर रहे हैं हमारी एरिथ्रोपोइसिस को? हर कहीं कोई ना कोई फैक्टर तो रोल प्ले कर रहा है। ठीक, सबसे पहला जो मेन है जिसको आप आज पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा एरिथ्रोपोइटिन। कई बार शॉर्ट नोट भी आया है, प्रैक्टिकल में भी पूछ लिया जाता है और आपको आना भी चाहिए। एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से निकलता है, क्या होता है, क्या करवाता है, तीनों चीज़ हमको मालूम है। कौन से फैक्टर हैं जो एरिथ्रोपोइटिन को निकलने के लिए मजबूर करते हैं? ठीक, तो हम आज हमारा टारगेट रहेगा एरिथ्रोपोइटिन। अगर नाम सबके पढ़ लेते हैं, विटामिन बी 12, सॉरी बी 6, विटामिन बी 9, ठीक, विटामिन बी 12, विटामिन सी, प्रोटीन, आयरन, इंट्रिंसिक फैक्टर और हार्मोन्स, ये सारे के सारे फैक्टर हैं जो एरिथ्रोपोइसिस की जो पूरी की पूरी प्रोसेस है उसको अफेक्ट करते हैं, उसे कंट्रोल्ड करते हैं। नेचर ने हमारी बॉडी को इतनी सारी खूबसूरती या एक खूबियाँ दे दी हैं, बड़ा सिस्टमैटाइज़ सब कुछ बना हुआ है। तोड़-मरोड़ दिया है हमारे अल्प ज्ञान ने हमको, वरना ईश्वर ने हमको तो बहुत बड़ी नेमत दी है, वो हमारा ब्रेन। जितना ज़्यादा आप पढ़ते चले जाओगे, ज़िंदगी आपको उतनी ज़्यादा आसान लगती चली जाएगी। ज़िंदगी के जितने कन्फ्यूजन है सब दूर होते चले जाएँगे आपको। सेमीफाइनल से पहले कितना बड़ा एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सामने सेट हुआ था, अगर आपने फिर भी उसको नहीं माना, तो वो आपकी मूर्खता ही कहलाएगी। 11 के 11 पंडित जी बैठे थे टीवी पे, नेशनल चैनल पर, तो सबने एक ही भविष्यवाणी की थी। याद है आप लोगों किसी को भी? इंडिया इंग्लैंड के मैच से पहले। पाकिस्तान का मैच होगा, इंग्लैंड हारेगी इतने परसेंट। अगर वहाँ मौलवी लोग भी बिठा लेते आप, तो गारंटी है वो भी यही कह रहे होते। अब बताइए मुझे, इनमें जूते नहीं गलना चाहिए, अंधविश्वास फैलाने के चक्कर में, इनमें इनको सज़ा नहीं होनी चाहिए? हमारे माइंड को किसने कन्फ्यूज़ कर दिया? मौलवी और पंडित जियों ने। मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, पर इस तरह के लोग तो हमें हमारे अंदर ये
वीकनेस डालते हैं ना, सपोज दैट अगर ऐसा हो जाता तो हमारे अंदर वो बिलीव बैठ जाता ना कि यार यही सही बोल रहे हैं, इनको बड़ा ज्ञान है पूरा, है कि नहीं? इधर 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 अगर कमी रहेगी तो हमें कोई भी कहीं भी मोड़ देगा, और अगर इधर मजबूत हुए तो हम मजबूत हो जाएंगे अपने प्रोफेशन के लिए। यार ऐसे कैसे? ऐसा है तो आप बताओ, एमबीबीएस आ जाए, एमडी आ जाए, कुछ भी कोई कहे, हम तो बोलेंगे भाई बताओ किताब लाओ, कहाँ पढ़ी है आपने, हमने भी पढ़ा है। मैंने अभी लास्ट क्लास में भी यही बोला था, राजपूत जी बैठे हैं क्लास में, फाइनल ईयर के स्टूडेंट से, कल ही हमारी बहस हुई थी एक एमडी से, पीडियाट्रिशियन थे, डेंगू को लेके। वो कह रहे नहीं हर केस में भर्ती कर दो, बच जाएंगे। मैंने बोला ऐसा कहाँ लिखा है सर, हर केस में ब्लीडिंग हो रही है? वही बुक आप पढ़ रहे हैं, वही बुक हम पढ़ रहे हैं, आप बताइए कहीं और से लिखा हो तो हम पढ़ लेंगे उसको। आप सीनियर हैं, आप सक्सेस हैं, आप गवर्नमेंट में, डजेंट मैटर। मैं तो ये जानता हूँ कि बुक में आप नहीं पढ़ा होगा, हमने वही पढ़ा है, हमें तो बता दीजिएगा। 10 to 15%, 5 से 10% ऐसे हैं जो ब्लीडिंग करते हैं, बाकी तो नहीं करते ना, नॉर्मल वायरल की तरह ठीक हो जाता है। क्यों इतना भय घुसा दिया जाता है? अरे सर ऐसी बात नहीं है, नहीं क्यों नहीं ऐसी बात, हम तो बिल्कुल करेंगे। बोले आप तो चाहते ही हो एलोपैथी बुराई करना, मैं बिल्कुल नहीं चाहते। हम एलोपैथी की गलत तरीके से लोगों की बुराई करते हैं, जो गलत तरीके से कर रहे हैं। हम होम्योपैथ की बुराई करते हैं जो गलत तरीके से करते हैं। जिस दिन हम गलत को गलत करेंगे, हम अपनी बुराई करेंगे, उसमें बुराई क्या है? हमने ही तो सेटअप बनाया है ना, लोगों को डर में दिमाग में बैठाया है। आपने तो स्टेरॉइड दे दे के मैं बताओ ना जरा, एंटीबायोटिक की क्या नीड पड़ रही है डेंगू में? क्या रोल क्या है स्टेरॉइड का, क्या रोल है? और लोग दे रहे हैं, जितने भी आरएम पे बैठे हुए हैं स्टेरॉइड के में एंटीबायोटिक दे रहे हैं, आपको स्टेरॉइड दे रहे हैं। भाई रोल है क्या, मुझे तो बताओ, क्या जरूरत पड़ रही है एंटीबायोटिक की? वायरल में सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है, हो जाएगी ठीक 1 वीक के अंदर। क्यों दे रहे हैं आप पैरासिटामोल, बता तो दो मुझे। हमारे आधा घंटा बहस हुई इस मीटिंग के अंदर, एक डॉक्टर्स मीटिंग थी ऐसे ही, कार्डियो ने बुलाया था। वो कार्डियो आपके यहाँ क्लास लेने आएंगे, वो इतने खुश हुए हैं आपकी नॉलेज से, होम्योपैथी से, कि वो आपकी क्लास में रेडी होंगे लेने के लिए कि मैं ईसीजी पढ़ाऊंगा बच्चों को, क्योंकि वो कार्डियो है। बोले आप लेक्चर लेते हैं? मैंने हाँ सर। तो बोले आप हमारे लिए कुछ है? मैं बिल्कुल है। आप सर कार्डियो हैं, आप लेक्चर लीजिए, ईसीजी बच्चों को पढ़ाइए, वहाँ वेलकम हमारा। तो वो खुश होकर तैयार हो गए। हो सकता है इसी वीक में उनका लेक्चर हो आपकी क्लास में। तो आप बात समझ रहे हैं ना, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। आप लोग सब के सब उस लायक हैं कि अपनी प्रति को आगे ले जा सकते हैं। जो नेगेटिविटी फैली है समाज के अंदर, उसे बदलने की जिम्मेदारी आप ही की है, कोई और नहीं आएगा भगवान उतर के ऊपर से। अगर हमारा खराब किया माहौल तो वो भी हमारे सीनियर्स थे, और अच्छा करेंगे तो वो आज आप आने वाली जनरेशन होगी। विश्वास कौन दिलाएगा? केस अच्छे होंगे तो विश्वास आएगा लोगों के पीछे, करियर बनेगा, पैसे कमाएंगे तो बाकी जो जन और लोग सोच रहे हैं ना करियर बनाने के लिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा हम भी कर सकते हैं। तो समझ रहे हैं ना, अच्छा बुरा कौन करते हैं? हम ही लोग करते हैं। तो हमें वो जरूर समझ लेना है कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंट्रोल करते हैं। एरिथ्रोपोइटिन, विटामिन बी, ठीक, विटामिन सी, प्रोटीन, आयरन और इंट्रिंसिक फैक्टर और हार्मोन्स। तो एक एक करके इनको देखने की कोशिश करते हैं। अपने आप को मजबूत बनाइए इधर से, माइंड से, और वो मजबूत बनाएगी आपको अपनी नॉलेज, ठीक। और वो कोई और देने नहीं आएगा, बोले नहीं आप ही को पड़ेगी। एरिथ्रोपोइटिन है क्या? एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड मेनली बाय द किडनी। एक पॉइंट क्लियर हुआ? कहाँ से आ रहा है हर एरिथ्रोपोइटिन? विनम्र, किडनी। मेनली 90% ये स्टिमुलेट कहाँ से हो रहा है सीक्रेट? किडनी से। 10% ऑल्सो लिवर, लिवर और किडनी, हालांकि मैक्सिमम लोग समझते हैं कि किडनी से ही आता है। 10% रोल लीवर भी कर रहा है। तो अगर किडनी की डिसीज किसी को हो जाएगी, ध्यान रखना, तो एनीमिया तो जरूर होगा उसको। हीमोलाइटिक एनीमिया जरूर होना है उसको, हाइपोक्सिया जरूर होगा उसको, एडिमा जरूर होगा उसको। इसकी वजह है ये। जी जी, कोई नहीं, कोई डिस्कस। जी जी जी। हाँ समझ पा रहे हैं ना, तो हम चीज़ों को कब समझ पाएंगे? जब हमारे बेसिक अच्छे होंगे, वरना कोई भी हमें कहीं भी आपको बना देगा। हों पे अच्छा हटो, हमने उनको आधा घंटा बहस की, अल्टीमेटली वो इतने खुश हुए कि अल्टीमेट तुम्हारी क्लास में आने को तैयार हुए। बोले यार होम्योपैथ मुझे नहीं लगता, बोले हमारे यहाँ बहुत लोग काम करते हैं हॉस्पिटल में होम्योपैथ, कोई 10 या कोई 12 यार, जैसे हम बोलते हैं वैसे मान लेते हैं। मैंने कि सर उन्हीं लोगों के बात तो है जो हम लोग इतने गलत निगाह से देखे जाते हैं। तो उन्होंने खुश हुए, बुरा नहीं माना उन्होंने, कि आपने बहस की
मैंने ये बोला सर आप मुझे बताइए किस बुक में लिखा हुआ है कि हर मरीज को एडमिट करना है। हमने भी डेंगू पढ़ा हुआ, हमने भी चिकनगुनिया पढ़ा हुआ है, उसमें कहीं लिखा ही नहीं है। क्या हो जाएगा अगर 90,000 तक प्लेटलेट काउंट घट भी जाएंगे, 50,000 तक भी घट जाए तो क्या हो जाएगा? घटते ही हैं उसमें तो। स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन तक तो प्लेटलेट नीचे आना है, ये तो उसमें लिखा हुआ है। डरने वाली क्या बात है इसमें? वो फिर से फ्लक्चुएट करेगा, फिर से ऊपर आएगा, हम फिर से मैनेज कर लेंगे। हाँ, हमें हर दिन प्लेटलेट करानी है या एक दिन छोड़ करा लो आप। लगता है कि बहुत नीचे जा रहे हैं, बहुत नीचे जा रहे हैं, तुरंत एडमिट कर दो। पर हर केस को एडमिट ही कर देंगे आप डर के मारे कि ऐसा ना हो जाए, तो फिर तो कोई बात ही नहीं हुई। तो जाके वो अल्टीमेटली आपकी बात को माने। कब माने? जब आपने उनके कंसेप्ट को लॉजिकली बताया तब, वरना तो वो आपको हों पे सुन के साइड में कर देते। तो आपकी इज्जत कौन दिलवाएगा? मेरा खान होना, मेरा शर्मा होना, मेरा राजपूत होना, ये दिलवाएंगे या मेरी नॉलेज मुझे इज्जत दिलवाएगी? नॉलेज दिलवाएगी ना। जिस मीटिंग में होम्योपैथ बैटरी से कतरा रहे थे, बोले हम क्या करेंगे, पता नहीं क्या बात हो जाए, वहां अपन ने अपनी छाप छोड़ के आए हैं, आपकी पैथी की छाप छोड़ के आए हैं, और वो आएंगे आपके क्लास में पढ़ाने के लिए। तो ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आने वाला टाइम होम्योपैथी का बहुत बड़ा टाइम होने वाला है, बहुत बड़ा कैरियर होगा। नौकरी की मत सोचिए, नौकरी तो नौकर लोग करते हैं, आप तो नौकर लगाएंगे क्लिनिक पे भाई। उस लेवल की पैथी है हमारी। ठीक, बशर्ते आपको करना क्या है, 4 से 5 साल झोंक देने हैं अपनी जिंदगी के इस चीज के अंदर, एक एक लफ्ज के अंदर खाल उधेड़ देनी है इसकी। भाई एरिथ्रोपोइटिन मतलब क्या, ग्लाइकोप्रोटीन है, कहाँ से आ रहा है, मेनली किडनी, 10% कौन, लिवर, क्या कर रहा है, ये कर रहा है एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट। क्लियर? नाम सुनते ही तुरंत सर ये खत्म, क्वेश्चन पूछने से पहले घबराएगा वो, बात खत्म। कोई टिपिकल बात नहीं है। जो लोग मजदूरी करते हैं उससे बहुत सिंपल काम है हमारा, उससे टफ नहीं है, बशर्ते फोकसली काम करना पड़ेगा। ठीक, अब बात करते हैं ये कर क्या रहा है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो एरिथ्रोपोइटिन को मजबूर करते हैं सीक्रेशन होने के लिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये स्लाइड आपको एग्जाम के लिए नहीं है, एग्जाम के लिए अलग लैंग्वेज दूंगा मैं आपको, चीज़ें वही होंगी। अभी तो मैं आपके माइंड में उतार रहा हूँ कि हम सिस्टमेटिक समझ जाएं तो हो क्या रहा है। तो अगर एरिथ्रोपोइटिन करा रहा है एरिथ्रोपोइसिस को, ये तो हम समझ गए। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से कारण हैं जो एरिथ्रोपोइटिन को निकलवाएंगे? कैसे मालूम पड़ेगा बॉडी को कि अब मुझे एरिथ्रोपोइटिन निकालनी है? क्या घटना घटेगी हमारी बॉडी के अंदर? तो घटना है तो देख लो। सबसे पहली घटना होगी हाइपोक्सिया। जैसे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, किडनी में मौजूद रिसेप्टर्स जो ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद हैं, जो जो आप पढ़ेंगे रिसेप्टर्स को, वो तुरंत डिटेक्ट कर लेंगे। आजकल सेंसर आते हैं ना हर चीज़ में, वो नल आते हैं, नीचे हाथ लगा दो तो पानी आ जाएगा, हाथ डालो तो पानी चला जाएगा। सेंसर होते कि नहीं होते? उनसे कोई बोलता है क्या कि पानी चालू पानी बंद? कौन बोलता है उनसे? कोई नहीं ना। तो क्या करते हैं, परसीव करते हैं ना कि भाई मुझे अब चालू होना है, मुझे अब बंद होना है। सेम कहानी हमारी बॉडी के अंदर भी है, वो परसीव कर लेती है क्या भाई अब मेरी बॉडी के अंदर मुझे क्या निकलवाना है। कैसे? रिसेप्टर लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं, तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम, निकलवा एरिथ्रोपोइटिन। जैसे ही हाइपोक्सिया हो जाएगा, तुरंत मालूम पड़ जाएगा बॉडी को, तुरंत वो किडनी से क्या निकलवा देगा, एरिथ्रोपोइटिन। एंड्रोजन्स, ग्रोथ हार्मोन, कैटाकोलामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब हमारे एरिथ्रोपोइटिन को स्टिमुलेट करेंगे निकलने के लिए। अभी मैं यहाँ पे किसी को छेड़ नहीं रहा हूँ, ना मैं हाइपोक्सिया को पढ़ा रहा हूँ आपको, ना मैं एंड्रोजन्स को पढ़ा रहा हूँ आपको, ना मैं ग्रोथ हार्मोन को पढ़ा रहा हूँ आपको, ना कैटाकोलामाइन, ना प्रोस्टाग्लैंडिन। सिर्फ नाम बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इधर गया तो और टॉपिक लंबा हो जाएगा। अभी हमारा फोकस सिर्फ होना चाहिए एरिथ्रोपोइटिन पे। एरिथ्रोपोइटिन क्या, निकलता कहाँ से, उससे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसे निकलने के लिए मजबूर करते हैं। 3 चीज़ क्लियर हुई हैं आपकी? फैजान, राजपूत जी, समझ पा रहे हैं? प्लीज़ फोकस लगा लीजिएगा, 40 मिनट की बात है, उसके बाद मैं नहीं बोलूँगा आपसे। एरिथ्रोपोइटिन ग्लाइकोप्रोटीन है, मेनली किडनी से आ रहा है। काम क्या करता है, ये आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, बोन मैरो में जाके एरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाता है। तीसरा सवाल आया कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इसको भी निकलवाते हैं, वो है हाइपोक्सिया, एंड्रोजन, ग्रोथ हार्मोन, कैटाकोलामाइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन। अभी आपका होमवर्क है कि इनके बारे में आप लिख के लाएं कल। हाइपोक्सिया मतलब क्या, एंड्रोजन मतलब क्या, ग्रोथ हार्मोन। किताब को उठाना सीखिए आप लोग, जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं बहुत बड़ी वाली अब। ठीक, अब बात करते हैं
इसको कौन ऐसे फैक्टर हैं जो उसको घटाएंगे? भाई बाइक माइक बंद करो कोई भी, इसका खोला हुआ है। कौन से फैक्टर हैं जो इसके सीक्रेशन को घटाएंगे? तो वो है ईस्ट्रोजन, थियोफाइलिन। ये दोनों क्या होते हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। वैसे होमवर्क तो आपका है कि इनको जाके पढ़िएगा ये है क्या, ईस्ट्रोजन क्या होते हैं, थियोफाइलिन क्या होते हैं और कैसे घटा रहा है ये। मगर अभी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ कि आप लोगों को कौन बढ़ा रहा है कौन घटा रहा है, वरना क्लास नहीं हो पाएगी। तीसरी चीज़, एक्शन क्या है एरिथ्रोपोएटिन का, कैसे काम कराता है ये। अभी हमने दो चीज़ पढ़ ली, कौन बढ़ा रहा है इसको सीक्रेशन को और कौन घटा रहा है। अब तीसरी बात आई कि चलो ठीक है घट गया बढ़ गया बात खत्म हो गई, तुम काम कैसे करते हो ये बताओ। इसका मेन काम है फॉर्मेशन ऑफ प्रो नॉर्मोब्लास्ट स्टेम सेल। ध्यान दीजिए यही वो सेल थी जो स्टार्टिंग आई थी जब कहानी शुरू हुई थी एरिथ्रोपोइसिस की, इसी नाम से हमने शुरुआत की थी। विनम्र, ठीक नहीं थी ये नाम। तो जब यही नाम शुरुआत कर रही थी तो इसका फॉर्मेशन कौन करा रहा है, एरिथ्रोपोइटिन। एक्शन दे दिया, फॉर्मेशन करा दिया, अब स्पीड अप कर दिया। इस सेल तो बन गई, इस सेल के और पंख निकलेंगे और इसके डिवीजन होंगे, डिफ्रेंसिएशन, वेरियस स्टेज किसकी, एरिथ्रोपोइसिस की। ये कौन करा रहा है, एरिथ्रोपोइटिन। ठीक, उसके बाद मैकेनिज्म कैसे करता है ये, फॉर्मेशन ऑफ एएलए सिंथेटेस, एक्टिवेशन ऑफ एडाइल साइक्लेज, सिंथेसिस ऑफ ट्रांसफॉर्म, ये सब अंदर की चीज़ें हैं। अभी सब इतना समझिए, मैं हालांकि पढ़ाऊंगा इनको सेपरेट क्लास है इसकी। एरिथ्रोपोइटिन निकला किडनी से, गया बोन मैरो के पास, वहाँ से उसने उस सेल्स को बनवाया जैसे एरिथ्रोपोइटिस होनी है। और मैकेनिज्म क्या थी, फॉर्मेशन कराया एएलएल का, ये इसके नाम पढ़ाएंगे आपको, उसके फंक्शन पढ़ाएंगे। एक्टिवेट किया एडेनिल को, साइक्लेज को, सिंथेसिस की ट्रांसफेरेंट की, कैरियर प्रोटीन है ये। तो ये अंदर की चीज़ें हैं सारी, ये इसको बढ़ाएंगे। तो ये इनके सबके अपने अपने काम है, मैं आपको सेपरेटली लेक्चर लूंगा इनका। अभी सिर्फ पढ़िए मैकेनिज्म क्या है। फिर क्या करेगा, फिर एंड्रोजन इंक्रीज करा देगा एरिथ्रोपोइटिन कंप्लीट हमारा। एंड्रोजन का नाम आया था, इंक्रीज करता है एरिथ्रोपोइसिस को, स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोइटिन को, किडनी से निकलवाएगा, इतना काम है एंड्रोजन का। ठीक, किडनी से निकलवा देगा, उसके बाद कहानी वो शुरू हो जाएगी। फिर वही है हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर नाम आया था, ये भी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट से सीक्रेट होता है, रेगुलेट करता है प्रोलिफरेशन किसको, वही प्रोजेनेटर सेल को, अल्टीमेटली ब्लड सेल बनवाएगा। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं इनको। अप्लाइड फिजियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे इसी की टॉपिक की, अप्लाइड फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक टॉपिक पढ़ेंगे पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया मतलब डिसीज़ है जिसमें हीमोटोक्रेट्स यानी वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज ब्लड रेड सेल्स जो आरबीसी हैं इनकी मात्रा बढ़ जाए। ये खुशी की बात होनी चाहिए कि दुख की, डिसीज़ है, हर चीज़ का बैलेंस उतना है। अभी हम आरबीसी पढ़े हैं, ऐसी स्टेज भी होगी जब आरबीसी की ब्लड के अंदर मौजूद संख्या ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा तो अच्छी बात है, अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, अति हर चीज़ की बेकार होती है। जब 7 मिलियन से ज़्यादा संख्या आरबीसी की ब्लड के अंदर मौजूद हो जाएगी उस स्टेज को हम बोलेंगे पॉलीसाइथीमिया। तो वो स्टेज पढ़ेंगे डिटेल में आपको, उसके क्या क्या फैक्टर हैं, कौन कौन करा रहा है, उसके कितने टाइप हैं। प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया पढ़ेंगे हम, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया पढ़ेंगे हम। ठीक, आज मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपको और होमवर्क दे रहा हूँ कि आप प्लीज़ एक बार उन नामों को अच्छे से पढ़िए। मैं इसकी आपको मिटियोलॉजी पढ़ाऊंगा, पॉलीसाइथीमिया की कल कंप्लीट करा देंगे हम कंप्लीट। ठीक, पॉलीसाइथीमिया हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। और भी मे बी कल हमारा एनीमिया चालू हो जाएगा, एनीमिया पढ़ना शुरू कर देंगे हम। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट हम कंप्लीट एनीमिया होने के बाद पढ़ेंगे। 3 सेल्स पढ़नी है हमको आरबीसी जो कि हमारी कंप्लीट हो गई। अब आरबीसी के हमको अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़नी है जो कि मेनली पॉलीसाइथीमिया और एनीमिया है। और तीसरी सेल हो दूसरी सेल होगी हमारी डब्ल्यूबीसी और तीसरी सेल होगी हमारी प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी के भी हम अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और प्लेटलेट के भी अप्लाइड फिजियोलॉजी, तब जाके हमारा ब्लड के पार्ट हमारा पूरा। टाइम लगेगा चूँकि बड़ा टॉपिक है, मगर मैं सोच समझ रहा हूँ या आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ बुक को उठाना शुरू कर दीजिएगा। डिज़ाइन ब्रह्म जो भी आप लोग चाहते हैं कि मुझे अच्छा बनना है इस लाइन के अंदर, ये बेसिक है। यहाँ फंस गए तो सब लोग आपको यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ मजबूत हो गए तो आप डॉक्टरों से टीचरों से बात कर पाए। क्लियर, जिसके पास किताब नहीं है वो आज प्लीज़ किताब लेके आए और अपना 2 घंटा कम से कम पर डे देना है।
ठीक है विनम्र भाई, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ हमें 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 टाइम पास नहीं करना है, हमें अपने लिए पढ़ना है, एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना हमें। हम डॉक्टर बन रहे हैं, हम कोई एरे गरे नहीं बन रहे हैं, हम आगे जाके नाम कमाना है हमको, तो हमें अपने लिए पढ़ना है। एमबीबीएस वालों की किताब उठा के देखो, आप रची पढ़ी मिलेंगी आपको। वो भी तो डॉक्टर है सर, वो भी तो, उनके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस ही तो है। बार 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 आप पढ़ेंगे तो आप भी वहीं खड़े बोलेंगे आपको, इवन ऊपर है उनसे आप भाई, और फाइन है, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक। तो प्लीज़ मैं अभी बहुत स्लो चल रहा हूँ, आप लोग मेरा सपोर्ट करो, साथ दो, तो हम अच्छी सी चीज़ अचीव कर लेंगे। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मेहनत करनी है बस। जितना मैं दे पा रहा हूँ उतना बस कैप्च करना सीख जाओ आप। कैच कब करोगे? जब आपके रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। नल चलता रहे दिन भर, अगर मटका उल्टा बड़ा रखा रहेगा तो एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। रिसेप्टर एक्टिवेट करो, आपके अंदर आग पैदा करो, नहीं मुझे ये पढ़ना ही है, 2-2 घंटे पढ़ के पहले तैयार बैठो, अच्छा ये नाम, वो पढ़ लिया, ये नाम, ओके सर। सर का मुंह नहीं खुल पाया उससे पहले आंसर हो, तो मज़ा है पढ़ने का, वरना टाइम पास मत करो। हमारा भी टाइम खराब होता है और आपका भी। आप भी कुछ अच्छा कर लोगे उस टाइम में, मैं भी कुछ कर ही लूँगा, थोड़ा बहुत तो कर ही लेंगे हम। अपना नाम जहाँ भी जाए, आप लोग जहाँ भी खड़े हुए, लोग मजबूर हो जाए, अच्छा भाई कहाँ से पढ़ रहे हैं, या क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। भले ही मेरा नाम मत लेना, एटलीस्ट आप लोगों का नाम तो हो ही जाएगा, कहाँ भाई ये कर रहे हैं। यस, इतनी मेहनत डाल दो बस, अपने अपनी जान झोंक दो बस अपने टॉपिक, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है सर, आई होप कल आप ये सारे टर्म क्लियर करके लाएंगे, और कल हम एनीमिया स्टार्ट कर देंगे, एनीमिया पढ़ के भी आएंगे आप लोग। ठीक है, कल मेंटली प्रिपेयर होके आना, कल टॉपिक बड़ा है, मैं कोशिश करूँगा उसे मिस करने की। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं, मिलते, वेलकम।